लेकिन एक और आपको अपडेट दे दें, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा है कि पीपीपी के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। साथ ही रियल एस्टेट कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए स्थानीय लेवल पर रेगुलेटर की नियुक्ति की जा रही है। 2005 से 2014 तक उन्होंने 13 लाख मकान मंजूर किया, मगर हमने एक साल में 12,80,000 मकान मंजूर किया है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये केवल सरकार के द्वारा नहीं, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, जो हाउसिंग सेक्टर में बीच में जो शिकायतें आ रहे थे और जो लोग बिल्डर्स, वो लोग जो अश्योर किया, जो वादा किया, वादा को नहीं निभा रहे, ऐसा आरोप आ रहे थे, उसको ध्यान में रख के सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल लाया। अभी स्टेट्स इसको नोटिफाई कर रहे और वहां स्थानीय लेवल पर रेगुलेटर का नियुक्ति हो गया, फिर बाद में उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं और वो पीपी ज्वेलर्स के संदर्भ में डीजीसीआई ने शिकंजा कसा है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद कुछ ऐसी फिशी एक्टिविटीज हुई हैं जहां पर ऐसे संकेत हैं कि बहुत ज्यादा जो गोल्ड बिक्री वो हो चुकी है नोटबंदी के बाद, और नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन भी। इसी पे अपडेट लेते हैं, मेरे साथ दीपू मेरे सहयोगी इसमें मौजूद हैं। दीपू, बताएं क्या अपडेट है आपके पास और कितनी गहरी छानबीन हो रही है इस समय पीपी ज्वेलर्स के ऊपर? बेसिकली एक्साइज इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है दिल्ली यूनिट्स, उसने एक बड़ी कार्रवाई की है और 9 दिसंबर को जिस तरह से उसने डॉक्यूमेंट्स पीपी ज्वेलर्स के स्क्रूटनाइज किए, उसके बाद ये पाया कि 8 नवंबर को जिस दिन डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके बाद उस रात को पीपी ज्वेलर्स ने करीब 44 केजी गोल्ड सेल किया है, जबकि ठीक उससे एक दिन पहले उसने मात्र 0.82 केजी का गोल्ड सेल किया है। इसको लेकर के जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता ये चला कि 1 मार्च 2016 से जो 1% का एक्साइज ड्यूटी लगता था और वो पीपी ज्वेलर्स ने जमा नहीं किया है और इस बात को पीपी ज्वेलर्स ने माना। कुल मिलाकर के ये है कि पीपी ज्वेलर्स ने 4 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है और 2 करोड़ तुरंत लौटाया है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उसके बाद जो उसने गोल्ड सेल किए हैं उसका क्या लिंक है डीमोनेटाइजेशन से। तो जो एक्साइज इन्वेस्टिगेशन के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि हम आने वाले 1-2 दिनों में और डिटेल्स इस बारे में जरूर खुलासा करेंगे। चलिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 8 नवंबर को 45 किलो सोना पीपी ज्वेलर्स ने बेचा, 7 नवंबर को सिर्फ 0.8 किलो सोना बेचा था और एक दिन में नोटबंदी के बाद इतना बड़ा इफेक्ट आ गया कि 45 किलो सोना बेच दिया पीपी ज्वेलर्स ने। ऊपर से एक्साइज ड्यूटी इवेजन की भी खबरें हैं, 4 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। लेकिन कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है पीपी ज्वेलर्स के खिलाफ, ये भी बताएं। देखिए, आईजी इन्वेस्टिगेशन एक्साइज के उनका कहना है कि हम पीपी ज्वेलर्स सहित बाकी ज्वेलर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो खास तौर से इंटरेस्ट ले रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादा फ्लक्चुएशन एक दिन पहले हुआ है और ये संकेत करता है कि कुछ लोगों ने अपने कैश का जो ब्लैक में था उसके जरिए गोल्ड खरीदा है और ये अगर बात प्रूव हो जाती है तो पीपी ज्वेलर्स के लिए काफी बड़ी कार्रवाई होगी और चूंकि वो ब्लैक मनी का एक मामला बनेगा, लिहाजा उसके लिए जो अमाउंट होगा पनिशमेंट का वो कुछ ज्यादा हो सकता है। हालांकि 200% के अराउंड पेनल्टी हो सकती है या अगर कोई लीगल एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट या कस्टडी जैसी बात भी सामने आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये अपडेट, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और समय समय पे आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं इस खबर से। और ऑयल एंड गैस स्पेस में पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांग हलचल बन गई, क्योंकि क्रूड कीमतें जो निचले स्रोत से बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए। स्पेशली ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक के बाद भी मोमेंटम काफी स्ट्रांगली गैदर हुआ है। लेकिन इसका असर अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, स्पेशली ओएमसीज पे? क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? क्या आपकी जेब पे अब ये बढ़ता क्रूड और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें हावी रहेंगी? इस पर बात करने के लिए संदीप मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप, बताएं क्या अनुमान है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, लगभग तय है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और कल फोर्टनाइटली रिवीजन होना है ओएमसीज की ओर से, जिसमें वो हर फोर्टनाइट पे अपना प्राइजेस को रिवाइज करते हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी पेट्रोल डीजल की जो प्राइजेस है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और उसमें जो मेन रीज़न है वो दरअसल क्रूड की कीमतों में उछाल है। जैसे आप कह रहे हैं, ओपेक के जो उत्पादन घटाने का फैसला आया था 2 हफ्ते पहले, उसके बाद से अगर आप देखें तो करीब 15% के आसपास की बढ़त क्रूड की कीमतों में हो चुकी है। लगभग अगर आप देखें इंडियन क्रूड बास्केट में $10 के आसपास के जो गेंस हैं वो बीते 2 हफ्तों में बनते हुए देखे हैं। अगर आप नवंबर का डेटा देखें, नवंबर
दिसंबर में जो औसतन कीमतें थी इंडियन क्रूड बास्केट की $44.5 के आसपास की थी। और परसों का डेटा, अगर आप सोमवार के डेटा की बात करें, जहां तक OMCs अपने रिकॉर्ड्स में डेटा को ध्यान में रखेंगी, $54.5 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो इंडियन क्रूड बास्केट में देखने को मिले थे। और इनफैक्ट अगर आप बीते 2 हफ्ते के डेटा को कीनली वॉच करें तो इंडियन क्रूड बास्केट ज़्यादातर समय $51 का जो लेवल है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। तो उस लिहाज से ये लगभग तय है कि कल जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की उनमें एक इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए रजत कि नोटबंदी जो हुई सरकार की ओर से, उसके बाद एक बड़ा, अगर आप देखें OMCs की ओर से जो प्राइस हाइक उसे लेना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पॉलिटिकल एंगल से भी। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर आप विकल्पों की बात करें OMCs के सामने, तो एक मुश्त अगर आप देखें जो बड़ा हाइक है उसकी जो गुंजाइश है वो कम नजर आती है। लेकिन हाँ, उनके पास विकल्प ये है कि एक हाइक वो कल लें और दूसरा हाइक जो है अगले फुटनाइट पे, यानी कि 30-31 दिसंबर के आसपास जब दोबारा फुटनाइट रिवीजन होगा उसमें जो दूसरा चंक है उसे पास ऑन किया जाए। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि एक तरफ OMCs अपना जो कीमतें हैं उसे बढ़ाए छोटा चंक में, और साथ ही साथ सरकार जिसने पिछले कुछ समय में एक्साइज ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी करी थी उसको थोड़ा सा वो रोल बैक करे, यानी कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करे और साथ ही साथ OMCs अपनी कीमतों को बढ़ाए। ये एक विकल्प हो सकता है जो कि शायद कल उसका फैसला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से क्रूड कीमतें मूव करी हैं, पेट्रोल डीजल कीमतों में जो रिवीजन है कल ऊपर की ओर, वो लगभग तय नजर आ रही है। यहाँ से OMCs पे नजर रखें और कल कीमतें बढ़ती हैं तो इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए संदीप आपका। लेकिन अब बात करते हैं शेयर बाजार के सबसे बड़े गेम शो की, सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 की। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा गेम शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 4 अब पहुंच चुका है दिल्ली में। 16 दिसंबर को होटल इरोज में खेला जाएगा तीसरा सिटी राउंड, जहां होगा दिल्ली के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स का इम्तिहान। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिल्ली लिखकर अपने मोबाइल टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, दिल्ली लिखें और उसे भेज दें 57575 पर। चलिए, दिल्ली राउंड की कंटेस्टेंट शुभेंदु बिशोई जी मेरे साथ से मौजूद हैं। शुभेंदु, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो ये बताएं, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जी बिजनेस। सर, बिल्कुल तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इवेंट जो है, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये अवेयरनेस से एजुकेशन इवेंट की तरह तैयार किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो हैं वो बाजार की तरह दिखें। और ये मेरा पहला जो है, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल तो बड़ा मुकाबला दूंगा उनको। शुभेंदु, बस यही आपको बोलना चाहूँगा, कॉन्फिडेंट रहिए। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की अपनी अपनी तैयारी है, आप पूरी तैयारी के साथ उतरिए। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, जो पिछले सिटी राउंड्स हुए हैं अब पहले के, उसमें करंट अफेयर्स, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सवाल, इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। तो आप ये मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं अभी, करंट अफेयर्स को भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये सीजन की मैंने जैसे खासियत बताया कि ये इसका कोई फिक्स पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं है। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ भी इससे पूछा जा सकता है। तो मैं बिल्कुल जो भी करंट इवेंट है, जैसे फैक्ट का हो गया या डिमोनेटाइजेशन हो गया और बाकी चीज़ों का भी मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। चलिए शुभेंदु, एक बार जी बिजनेस की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सेंसेक्स सुल्तान का जो सफ़र है आपके लिए कामयाबी भरा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।